जरा सोचिए कि कोई इंसान आपके पास आए और पूरी गंभीरता से कहे कि मुझे ना पैसे गंवाने से प्यार है। मुझे लगता है कोई भी आम इंसान उसे पागल ही कहेगा। बिल्कुल। मतलब हम सब तो बाजार में मुनाफा कमाने ही आते हैं, लेकिन जब 2020 में पूरी दुनिया के बाजार एक भयानक महामारी के डर से क्रैश हो रहे थे, तब इसी पागलपन वाली रणनीति ने एक फंड को, ध्यान से सुनिएगा, एक ही तिमाही में 4144% का चौंकाने वाला रिटर्न दिया था। हाँ, ये सच में अविश्वसनीय है। तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है, जहां हम इन्वेस्ट की दुनिया के इसी सबसे बड़े विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो सच में बहुत ही आकर्षक है। एक तरफ हमारे पास डीएसपी म्यूचुअल फंड की प्रस्तुतियां और जेपी मॉर्गन का डेटा है, जो पूरी तरह से पारंपरिक निवेश की वकालत करता है। हाँ, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ हमारे पास मार्क स्पिट्ज़नागल की किताब द डॉ ऑफ कैपिटल और नसीम तालेब की द ब्लैक स्वॉन के कुछ अंश हैं। साथ ही ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्र पर कुछ अकादमिक शोध पत्र भी हैं। मैंने इसमें रेडिट फोरम के कुछ बहुत ही दिलचस्प चर्चाएं भी देखी हैं। मतलब वो चर्चाएं इन बड़े सिद्धांतों को आम निवेशकों की नज़र से परखती हैं। हाँ, तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि निवेश की ये दोनों बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं आखिर काम कैसे करती हैं और बाजार में असल में चल क्या रहा है। और एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, हमेशा की तरह हम इस चर्चा में पूरी तरह से तटस्थ रहेंगे। हम केवल स्रोत सामग्री में मौजूद विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी भी विशेष वित्तीय नीति या अर्थशास्त्री का समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ तथ्यों और विचारों की गहराई को मापना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उस नजरिए से शुरू करते हैं जिसे शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुना ही है और जिसे वित्तीय सलाहकार सबसे ज्यादा मानते हैं। वो है पारंपरिक निवेश। हाँ, जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार इसका एक बहुत ही सीधा नियम है, बाजार में सही समय खोजने की कोशिश मत करो, बल्कि बाजार में लंबे समय तक टिके रहो। इसे अक्सर कहा जाता है कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। हाँ, बिल्कुल वही। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत ही ठोस ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है। मतलब अगर हम स्रोतों में दिए गए जेपी मॉर्गन के एक शोध को देखें, जो S&P 500 इंडेक्स का विश्लेषण करता है। ये जो अमेरिका का बड़ा इंडेक्स है, राइट? हाँ, तो शोध कहता है कि अगर 1988 के बाद से किसी भी रैंडम दिन बिना कुछ सोचे समझे बाजार में पैसा लगाया गया होता और मिलने वाले डिविडेंड को वापस निवेश किया जाता, तो क्या होता? तो अगले 1 साल में लाभ होने की संभावना 83% थी। 83%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन डेटा का जो अगला हिस्सा है ना, हाँ, वो तो आम समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। आप उस ऑल टाइम हाई वाले डेटा की बात कर रहे हैं। हाँ? अक्सर लोग सोचते हैं कि जब बाजार अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हो, यानी ऐतिहासिक रूप से ऑल टाइम हाई पर हो, तब निवेश करना तो बेवकूफी है। क्योंकि लोगों को लगता है कि बाजार वहां से गिरेगा ही। बिल्कुल, लेकिन रेडिट के स्रोत बताते हैं कि अगर किसी ने सिर्फ उन दिनों निवेश किया होता जब बाजार अपने सर्वोच्च स्तर पर था, तो अगले 1 साल में सफलता की संभावना 83 से बढ़कर 88% हो गई। सच में ये डेटा काफी चौंकाने वाला है। और सिर्फ सफलता की संभावना ही नहीं, औसत रिटर्न भी लगभग 14.6% रहा। एक निवेशक के नजरिए से देखें तो ये डेटा झूठ नहीं बोलता। मतलब ये तो सफलता का एकदम पक्का फॉर्मूला लगता है। और यही कारण है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जैसी रणनीतियां इतनी सुरक्षित और सफल मानी जाती हैं। हाँ, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो उसी तय रकम से अधिक यूनिट्स खरीदी जाती हैं। और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट्स। इस तरह लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और महंगाई को आसानी से मात दी जा सकती है। मुझे इस पर ना पीटर लिंच का वो मशहूर कोट याद आ रहा है, जो रेडिट की चर्चा में बहुत बार उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि गिरावट के इंतजार में लोगों ने असल गिरावट से भी ज्यादा पैसा गंवाया है। यह एक बहुत ही सटीक बात है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पारंपरिक दृष्टिकोण तो ऐसा है जैसे किसी ने एक सेब का पेड़ लगाया हो, चाहे बाहर कड़कड़ाती धूप हो या हल्की बारिश, बस उस पेड़ को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो। हाँ, इसमें एक अनुशासन की जरूरत होती है। बिल्कुल, और एक दिन वो पेड़ फल जरूर देगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर अचानक कोई ऐसा भयंकर तूफान आ जाए जो पूरे पेड़ को ही जड़ से उखाड़ दे, तो क्या होगा? क्या ये पारंपरिक दृष्टिकोण सच में सुरक्षित है या ये सिर्फ शांत मौसम के लिए बना है?
ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पारंपरिक रणनीति तब तक बहुत अच्छी लगती है जब तक मौसम सामान्य रहता है, लेकिन हमारी जो अगली स्रोत सामग्री है, मार्क स्पिट्जनागल की किताब। हाँ, द डाउ ऑफ कैपिटल, वो हमें बताती है कि बाजार हमेशा शांत नहीं रहता। और यहीं से ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्र का एक नया नजरिया शुरू होता है, जिसे राउंड अबाउट अप्रोच या चक्करदार दृष्टिकोण कहा जाता है। मैंने इन स्रोतों में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के एक दिग्गज ट्रेडर एवरेट क्लिप के बारे में पढ़ा था, और सच कहूं तो उनका नजरिया मुझे बिल्कुल ही अजीब लगा। उनका वो मशहूर विरोधाभास, क्लिप्स पैराडॉक्स। हाँ, वही। उनका कहना था कि पैसे खोने से प्यार करो और पैसे कमाने से नफरत करो। मतलब ये इंसान की बुनियादी फितरत के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हर इंसान मुनाफा चाहता है और नुकसान से नफरत करता है। कोई नुकसान से प्यार कैसे कर सकता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन बाजार में जीतने के लिए इस इंसानी फितरत को ही हराना होता है। क्लिप के नियम बहुत स्पष्ट थे कि हमेशा एक एज या बढ़त की मांग करो। बिल्कुल। और दूसरा नियम ये था कि जैसे ही कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे, तुरंत एक बहुत ही छोटा नुकसान उठाकर बाहर निकल जाओ। ये रणनीति ताओवाद के वू वे सिद्धांत से बहुत मिलती जुलती है। मैंने देखा कि स्रोत सामग्री में से ताइची मार्शल आर्ट के उदाहरण से बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। मतलब मान लीजिए कोई सामने से बहुत जोरदार मुक्का मार रहा है, एक आम इंसान क्या करेगा? वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मुक्के को रोकने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन ताइची में ऐसा नहीं होता। उसमें लड़ने वाला एक कदम पीछे हटता है, सामने वाले के प्रहार की ऊर्जा को सोख लेता है और फिर उसी की ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर देता है। बिल्कुल। तो निवेश में इसका क्या मतलब हुआ? निवेश की दुनिया में इसका मतलब ये है कि हर दिन बड़े मुनाफे के पीछे भागने के बजाय जानबूझकर छोटे छोटे नुकसान सहना स्वीकार किया जाए। एक कदम पीछे हटने की कला। हाँ, ताकि जब एक बहुत बड़ा मौका आए तो आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। स्पिट्जनागल इसे डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात नहीं है। ये समय को अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय पलों की एक निरंतर श्रृंखला के रूप में देखने की क्षमता है। यानी आज का छोटा नुकसान भविष्य की एक बड़ी जीत की तैयारी है। एकदम सही। लेकिन जरा इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी तो गौर करते हैं। लगातार छोटे छोटे नुकसान सहना मानसिक रूप से पूरी तरह थका देने वाला होता है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे कोई डॉक्टर स्यूस की कहानी मैकलीगॉट्स पूल की तरह, किसी खाली और गंदे तालाब में इस उम्मीद से कांटा डालकर बैठा हो कि शायद कोई बहुत बड़ी अदृश्य मछली फंस जाए। हाँ, वो रूपक यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो क्या एक आम निवेशक सच में इतनी बड़ी मछली के इंतजार में सालों तक रोज अपना थोड़ा थोड़ा पैसा गंवाने का धैर्य रख सकता है? सच कहूं तो ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो बड़ी मछली जिसके इंतजार की बात हो रही है, वो कोई सामान्य मौका नहीं है। वो दरअसल नसीम तालेब का ब्लैक स्वान है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तालेब के अनुसार हम जिस दुनिया में रहते हैं वो मीडियोक्रिस्तान नहीं है। मीडियोक्रिस्तान यानी जहां चीजें एक औसत के इर्द गिर्द घूमती हैं और जहां कल क्या होगा इसका अंदाजा आज के डेटा से लगाया जा सकता है। हाँ, बल्कि बाजार असल में एक्सट्रीमिस्तान में काम करता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई एक अकेली बिल्कुल अप्रत्याशित घटना पल भर में सब कुछ बदल कर रख सकती है। और यहीं पर वो थैंक्सगिविंग वाले टर्की का उदाहरण आता है, जो स्रोत में बहुत गहराई से समझाया गया है। मुझे लगता है कि इस पूरे विषय को समझने के लिए उस कहानी से बेहतर कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए टर्की की उस कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक टर्की को एक कसाई हर दिन खाना खिलाता है। पहले दिन टर्की काफी डरा हुआ होता है। जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसे रोज मुफ्त का खाना मिलता है, तो उसका डर खत्म होने लगता है। मतलब 100 दिन बीत जाते हैं, 500 दिन बीत जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उस टर्की का ये विश्वास पक्का होता जाता है कि इंसान बहुत अच्छे हैं। डेटा भी तो यही कह रहा है ना? बिल्कुल। 999 दिन का ऐतिहासिक डेटा साबित करता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित है और कल भी उसे खाना मिलेगा। लेकिन फिर 1000वां दिन आता है, थैंक्सगिविंग का दिन। जिस दिन टर्की का विश्वास अपने चरम पर होता है, उसी दिन उसे काट दिया जाता है। सारा का सारा ऐतिहासिक डेटा एक ही झटके में शून्य हो जाता है। ये टर्की असल में इस बात का प्रतीक है कि कैसे इंसान अतीत के डेटा को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी करने की भयंकर गलती करता है। तालेब इसे नैरेटिव फैलेसी कहते हैं। नैरेटिव फैलेसी मतलब
हम केवल विजेताओं की कहानियां सुनते हैं। हाँ, जिसे सर्वाइवरशिप बायस भी कहते हैं। हम घटनाओं को एक कहानी में पिरो देते हैं, जैसे कि हमें पहले से सब पता था, जबकि ब्लैक स्वान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उसके लिए बस तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे निवेश से जोड़ें तो वो टर्की असल में वो पारंपरिक एसआईपी निवेशक ही तो है जो रोज बाजार को ऊपर जाते देख खुश हो रहा है और सोच रहा है कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। सही कहा। और स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब कोई भयंकर क्रैश आता है, कोई ब्लैक स्वान घटना होती है, तो पारंपरिक विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। क्योंकि सामान्य दिनों में निवेशक अपना पैसा बांट कर रखते हैं, कुछ इक्विटी में, कुछ बॉन्ड्स में। लेकिन जब बाजार में असली पैनिक आता है तो सब कुछ एक साथ गिरने लगता है। वित्तीय भाषा में कहें तो सभी एसेट्स का कोरिलेशन एक हो जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? तालिब एक बारबेल रणनीति की वकालत करते हैं ना? हाँ, जिम में इस्तेमाल होने वाले बारबेल की तरह, जिसमें वजन सिर्फ दोनों किनारों पर होता है और बीच में कुछ नहीं। मतलब 80 से 90% पैसा बिल्कुल सुरक्षित जगह रखा जाए, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स में, और बाकी 10 से 20% पैसा अत्यधिक जोखिम वाली जगह पर। इससे होता यह है कि अगर बाजार क्रैश हुआ तो आपका 90% पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, और जो 10% जोखिम में है वो किसी ब्लैक स्वान के आने पर इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है कि पूरे पोर्टफोलियो को कई गुना बढ़ा दे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 60% इक्विटी और 40% बॉन्ड वाला पारंपरिक पोर्टफोलियो किसी बड़े क्रैश के समय बुरी तरह फेल हो जाता है, तो फिर दुनिया भर के वित्तीय सलाहकार आज भी इसे इतना जोर शोर से क्यों बेच रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पत्रिका के उस लेख में मिलता है, जिसमें कैल्पर्स नाम के बहुत बड़े पेंशन फंड की घटना का जिक्र है। यहां हमें समझना होगा कि बड़े संस्थान असल में काम कैसे करते हैं। तो 2020 के क्रैश से ठीक पहले क्या हुआ था? कैल्पर्स के मुख्य निवेशक अधिकारी बेन मैंग ने अपना टेल रिस्क हेज प्रोग्राम बंद कर दिया था, महज लागत बचाने के लिए। एक मिनट, ये टेल रिस्क हेज आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि यही तो वो प्रोग्राम था जिसे मार्क स्पिट्जनागल की कंपनी यूनिवर्सा चला रही थी। इसे आप एक तरह के अति विनाशकारी बीमा की तरह समझें। ये रोजमर्रा के छोटे मोटे नुकसान के लिए नहीं होता। ये बीमा केवल तभी पैसा देता है जब बाजार पूरी तरह से तबाह हो जाए। तो इसे बनाए रखने के लिए हर दिन एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती होगी। हाँ, जिसे प्रीमियम कहते हैं। सामान्य दिनों में ये प्रीमियम आपके मुनाफे को थोड़ा थोड़ा कम करता रहता है। तो बेन मैंग ने सोचा कि ये बीमा तो बस पैसा बर्बाद कर रहा है, और उन्होंने इसे बंद कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब 2020 में कोविड के कारण बाजार गिरा तो कैल्पर्स ने लगभग $1 बिलियन का मुनाफा कमाने का मौका गंवा दिया। ओहो, $1 बिलियन! और उसी समय यूनिवर्सा ने क्या किया? यूनिवर्सा ने जो टेल रिस्क हेजिंग को इस्तेमाल कर रहा था, उसी तिमाही में अपने फंड पर 4144% का रिटर्न दिया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये तो समझ से परे है कि कैल्पर्स ने क्रैश से ठीक पहले अपनी पॉलिसी क्यों रद्द की। खैर, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसके पीछे एजेंसी की समस्या है। जो अधिकारी इन फंड्स को चलाते हैं वे अपने खुद के पैसे से नहीं खेल रहे होते, वे एक संस्था के लिए काम करते हैं। और उनका वेतन या बोनस उनके शॉर्ट टर्म प्रदर्शन पर निर्भर करता है। बिल्कुल। उन्हें टेल रिस्क हेजिंग का जो रोज का प्रीमियम है वो अपने प्रदर्शन पर एक बोझ लगता है। वे भूल जाते हैं कि बीमा कोई खर्च नहीं है, बल्कि वो संपत्ति को सुरक्षित रखने और क्रैश के समय उसे कई गुना बढ़ाने का एक तरीका है। सही। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि किसी ने 10 साल तक अपने घर का फायर इंश्योरेंस भरा और फिर एक दिन ये सोचकर पॉलिसी रद्द कर दी कि यार मेरे घर में तो आज तक आग लगी ही नहीं, ये पैसा तो बर्बाद हो रहा है, और ठीक अगले ही दिन पूरा मोहल्ला जलकर राख हो जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। बिना बीमा के घर रखना समझदारी नहीं है, भले मौसम कितना भी साफ क्यों ना लग रहा हो। लेकिन मुझे यहाँ एक कड़ी आपत्ति दर्ज करनी होगी। रेडिट के स्रोतों ने बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि एक आम खुदरा निवेशक के लिए टेल रिस्क यानी आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस खरीदना बहुत खतरनाक है। हाँ, ये सच है। अगर बाजार थोड़ा सा भी गिरा या वहीं रुका रहा तो लगाया गया सारा पैसा डूब जाएगा। तो क्या ये रणनीति सिर्फ अरबपतियों के लिए है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। बिना गहरी समझ के जटिल डेरिवेटिव्स खरीदना किसी भी आम निवेशक के लिए वित्तीय आत्महत्या के समान हो सकता है। और यहीं पर अकादमिक शोध पत्र हमें ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्र की गहराइयों में ले जाता है।
ताकि हम समझ सकें कि असल में एक निवेशक को फैसले कैसे लेनी चाहिए। शोध पत्रों ने जो बात कही वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। आप इंट्रिंसिक वैल्यू वाली बात कर रही हैं। हाँ, पूरी दुनिया में वैल्यू इन्वेस्टिंग को निवेश का सबसे पवित्र नियम माना जाता है। वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम का सिद्धांत कि हर कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू या अपनी एक असली कीमत होती है। कम में खरीदो, महंगे में बेचो। लेकिन ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्र इस बात को पूरी तरह से खारिज करता है। बिल्कुल, ऑस्ट्रियन थ्योरी के अनुसार इंट्रिंसिक वैल्यू जैसा कुछ होता ही नहीं है। मूल्य कभी भी वस्तुनिष्ठ या फिक्स नहीं होता। ये पूरी तरह से व्यक्तिपरक है, यानी सब्जेक्टिव है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू असल में रेगिस्तान की उस मृगतृष्णा की तरह है। दूर से देखने पर हर इंसान को लगता है कि वहां पानी है, लेकिन करीब जाने पर रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता। सही कहा। अगर कोई कंपनी आज 100 रुपए पर ट्रेड कर रही है और कोई बड़ा निवेशक कहता है कि इसकी असली कीमत 150 रुपए है, तो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि अगर इसकी असली कीमत 150 होती तो ये आज 150 भरी बिक रही होती। कीमत वही है जो आज कोई चुकाने को तैयार है। और इसी आधार पर शोध पत्र ने पारंपरिक फाइनेंस के उन मॉडल्स को भी खारिज कर दिया जो एक परफेक्ट बाजार की कल्पना करते हैं। हाँ, क्योंकि बाजार कभी परफेक्ट नहीं होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, अगर किसी कंपनी की कोई सही कीमत है ही नहीं, तो कोई निवेशक असल में फैसला कैसे ले सकता है? इसके लिए ऑस्ट्रियन दृष्टिकोण एक जजमेंट बेस्ड अप्रोच अपनाता है। इसे बार फ्रेमवर्क भी कहा गया है, बिलीव्स, एक्शंस और रिजल्ट्स। एक ऑस्ट्रियन निवेशक भविष्य की अनिश्चितता को खुले दिल से स्वीकार करता है। यानी वो ये मानकर चलता है कि भविष्य नहीं देखा जा सकता। हाँ, और वे मोंटे कार्लो सिमुलेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो कंप्यूटर के जरिए भविष्य के हजारों अलग-अलग परिदृश्यों की कल्पना करती है। ये कोई एक सही कीमत नहीं बताती, बल्कि यह दिखाती है कि अलग-अलग परिस्थितियों में एक निवेश कैसा प्रदर्शन कर सकता है। तो अंततः यह निवेशक की अपनी मान्यताओं और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो यह स्पष्ट होता है कि पारंपरिक ज्ञान जैसे एसआईपी और विविधीकरण हमें एक अनुशासन तो देता है, लेकिन हम एक्सट्रीमिस्तान में रह रहे हैं। और क्लिप का विरोधाभास और तालिब की बारबल रणनीति हमें सिखाती है कि नुकसान से डरने के बजाय छोटे नुकसानों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और बाजार को समझने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के भ्रम से बाहर निकलकर अपनी खुद की व्यक्तिपरक मान्यताओं पर भरोसा करना होगा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही उत्तेजक विचार पर गौर करना चाहिए, जो स्रोत सामग्री से ही उभर कर आता है। वो कौन सा विचार है? ये तो बहुत ही आम और समझदारी भरी सलाह लगती है। लगती तो है, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आने वाला अगला ब्लैक स्वॉन बाजार का क्रैश होना हो ही नहीं? क्या हो अगर वो अचानक आई एक भयंकर मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन हो? बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना परिदृश्य है ना? ऐसे परिदृश्य में जहां पैसे की कीमत ही हर दिन तेजी से गिर रही हो, वहां नकद बचाकर रखना सुरक्षा नहीं बल्कि सबसे बड़ी तबाही बन सकता है। एक ऑस्ट्रियन निवेशक पैसे के मूल्य के ही खत्म हो जाने के इस अदृश्य जोखिम से खुद को कैसे बचाएगा? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो निवेश के हर पारंपरिक नियम को चुनौती देता है। इस पर श्रोताओं को खुद गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। बाजार के शोर के बीच अपनी समझ को पैना करते रहें।